तो बोल रहे थे मुझे साउथ ईस्टर्न को बहुत कोयला पड़ा है पर रेलवे की वैगन नहीं मिल रही। तो मैंने बोला मैं तुमको उपाय बताता हूँ। बोले क्या है? बोले रेलवे के भाड़े पे मैं ट्रक चला देता हूँ। मर्सिडीज को, इलेक्ट्रिक मर्सिडीज को लॉन्च करने के लिए गया था। वो जर्मनी से जो उनके प्रेसिडेंट आए थे उन्होंने कहा था कि अब हम इलेक्ट्रिक बड़ी गाड़ियां बनाएंगे, इलेक्ट्रिक के सिवा नहीं बने, और इसलिए हम कैमरे लगा रहे हैं। तो कैमरे लगने के बाद देखता है कौन है। मेरा मुंबई में मेरी गाड़ी है तो वर्ली बांद्रा सीलिंग पर उनने 60 किलोमीटर का रखा है स्पीड का। तो 2 बार मुझे भी चालान भरना पड़ा कि उनके नाम का लाइसेंस मैंने बोगस करके लाया गया। वो बहुत ट्रांसपेरेंट थे आरटीओ, वो देखते भी नहीं थे, पैसे मिल गए कि ठप्पा मार दे। सही बात है। रेलवे से 10 रुपए कम कॉस्ट में और पूरा आपका काम हो जाएगा। मेरे को विश्वास, स्टडी किया, इकोनॉमिक्स आप बनाइए इसको। मैं इलेक्शन में जाता था तो 200-300 किलोमीटर चलने के बाद रात को पीठ में गर्म पानी से सेकना पड़ता था, क्योंकि कॉस्ट सेंट्रिक सब बातें। यूरो 6 हो गया। अभी डिफेंस वाले बोलते हर बार मुझे एग्जाम्पशन मांगने के लिए आते, तो मैंने उनको भी कहा कि इस बार अगले बार नहीं आना। अब धीरे धीरे हम यूरो 6 नॉर्म पर पहुंचे। एक पिक्चर आया था, स्टूडेंट था दुश्मन करके, उसमें शायद राजेश खन्ना या कोई हीरो था, वो ट्रक ड्राइवर था। वो ड्राइवर दिखा कि बॉटल पी रहा है, परसेप्शन ऐसा नहीं है। तो वो मजाक में कहता था कि कभी कभी गाड़ी में बैठो तो अमृतांजन की बोतल भी लेके जाओ, इतने धक्के लगते थे, शॉक ऑफ का पता ही नहीं चलता था। अब मैं नाम नहीं लेता कोई कंपनी के, पर ऐसी तकलीफ में इलेक्शन में जाता था तो 200-300 किलोमीटर चलने के बाद रात को पीठ में गर्म पानी से सेकना पड़ता था, क्योंकि कॉस्ट सेंट्रिक सब बातें थी। अब सबको समझ में आया कि क्वालिटी सेंट्रिक बनना पड़ेगा। और आज तो कुछ ऐसी ऐसी गाड़ियां बन रही है कि जिनको 5-5, 7-7 साल हाथ लगाने की जरूरत नहीं। हम टेक्नोलॉजी में बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस हुआ है। ट्रक भी अच्छी बन रही है और उसका लाइफ भी 15 साल के लिए अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ड्राइवर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और ये जो प्रोफेशन है, वैसे मेरा व्यक्तिगत मत है कि पहले वाटरवेज ये जो है इसको पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी रेलवे को मिलनी चाहिए, थर्ड प्रायोरिटी रोड एंड फोर्थ एविएशन। पर अब मुझे डर लग रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है मुझे मालूम नहीं, पर मुझे लगता है कि गुड्स इसमें एक 3-4 साल में अगर ये फ्यूएल आ गई तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, उसकी जो जाने की है फ्यूएल कॉस्ट, रेलवे से भी कम हो जाए। अगर एलएनजी पर अगर 40 टन का ट्रक जाता है, अभी बीच में मैं कोयले मंत्री जी के साथ बंगलोर से हम लोग वापस आ रहे थे, तो बोल रहे थे मुझे साउथ ईस्टर्न को बहुत कोयला पड़ा है पर रेलवे की वैगन नहीं मिल रही। तो मैंने बोला मैं तुमको उपाय बताता हूँ। बोले क्या है? बोले रेलवे के भाड़े पे मैं ट्रक चला देता हूँ। बोले कैसा? मैंने बोला आप एक काम करो, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट निकालो, सबको एलएनजी ट्रक दे दो, और वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी, जहां जाना है वहां कोयला 40 टन का डाल के पहुंचा देगा, रेलवे से 10 रुपए कम कॉस्ट में, और पूरा आपका काम हो जाएगा। मेरे को विश्वास, स्टडी किया, इकोनॉमिक्स आप बनाइए इसको। अगर आप ये बनाएंगे एलएनजी का, तो डीजल की तुलना में 50% उसका सेविंग था। अभी बीच में थोड़े से भाव बढ़े, पर उसके लिए भी मैंने कहा लोगों को कि तुम ये पेट्रोलियम एलएनजी सीएनजी के बजाय ये हमारा बायो सीएनजी और बायो एलएनजी जो परली से बनता है वो आप बनाओ। तो उसकी कॉस्ट आती है 40 रुपए किलो, अभी कुछ 70, 80, 85 रुपए। तो नेचुरली अब देश में किसान जो है वो ऊर्जादाता बन रहा है, और वो बनना भी चाहिए। और हम इंपोर्ट करने के बजाय हमारे यहां ये कर सकते हैं। यूरो 6 का रमेश कुमार जी हमने कर दिया है पहले ही। वो बड़ी इंटरेस्टिंग केस है कि ये जितने मैन्युफैक्चरिंग आए इनकी मीटिंगें होती रहती थी, और हमने आखिर में जाके निर्णय किया कि अभी मैंने उनको आखिरी मीटिंग में आए तो हमारे साथ, नहीं आए तो तुम्हारे बिना, नहीं आए तो घसीटते हुए तुमको ले जाना है और यूरो 6 करना है। अब हमने लगा दिया वो, और जो विरोध करने वाले थे उन्होंने मुझे पब्लिकली धन्यवाद दिया, और उन्होंने कहा कि हमको लगता नहीं था, पर सरकार ने वो फ्यूल भी उपलब्ध किया
और यूरो 6 हो गया। अभी डिफेंस वाले बोलते हर बार मुझे एग्जाम्पशन मांगने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको भी कहा कि इस बार अगले बार नहीं आना आप। अब धीरे धीरे हम यूरो 6 नॉर्म पर पहुंचे हैं। फ्लेक्स इंजन में हमको यूरो 6 के नॉर्म में वर्ल्ड में नहीं हुआ। हमारे यहाँ कुछ कंपनियों ने फ्लेक्स इंजन में जो 100% इथेनॉल यूज करेंगे, उन्होंने भी उसमें सफलता हासिल की है और बहुत तेजी से ये बदल रही है इंडस्ट्री। अभी मैं चाकंड में था, मर्सिडीज को, इलेक्ट्रिक मर्सिडीज को लॉन्च करने के लिए गया था, तो वो जर्मनी से जो उनके प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने कहा था कि अब हम इलेक्ट्रिक बड़ी गाड़ियां बनाएंगे, इलेक्ट्रिक के सिवा नहीं बनाएंगे। तो बड़े प्रमाण पर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और हेवी व्हीकल में भी हो रहा है, जिसमें कॉस्ट भी कम होगी, पोल्यूशन भी कम होगा। और जब ये सब कॉस्ट कम होगी तो ड्राइवर के तनख्वाह भी बढ़ने चाहिए, क्योंकि बेचारे गरीब लोग जो होते हैं वो ड्राइविंग करके लग जाते हैं, उनको जितनी रिस्पेक्टफुल सैलरी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती। पर धीरे धीरे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पूरे लॉजिस्टिक बिजनेस की जो पोटेंशियल है वो बढ़ने के साथ साथ कंपटीशन तो बढ़ेगी और उसके साथ ड्राइवर के लिए भी रिजनेबली अच्छी सैलरी मिलेगी। एक बात की चिंता हर समय करते रहिए, आप भी सेफ रहिए और लोगों को भी सेफ रखिए। एक्सीडेंट के लिए जो रैश ड्राइविंग और ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन नहीं करना, ये गलत बात है। और इसलिए हम कैमरे लगा रहे हैं, तो कैमरे लगने के बाद देखता है कौन है। मेरा मुंबई में मेरी गाड़ी है, तो वर्ली बांद्रा सीलिंग पर उन्होंने 60 किलोमीटर का रखा है स्पीड का, तो 2 बार मुझे भी चालान भरना पड़ा। ड्राइवर को कोई बहुत रिकग्निशन नहीं, और इमेज ऐसी बनी हुई है कि ड्राइवर इन्हें बस बॉटल लेके पी रहा है। वो एक पिक्चर आया था, स्टूडेंट था दुश्मन करके, उसमें शायद राजेश खन्ना या कोई हीरो था, वो ट्रक ड्राइवर था, तो वो ड्राइवर दिखा कि बॉटल पी रहा है। परसेप्शन ऐसा नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रतिमा समाज में हुई है। कोई प्रोफेशन बुरा नहीं होता, हर प्रोफेशन समाज के लिए आवश्यक होता है। समाज के बाकी स्टेक होल्डर ने उस प्रोफेशन के लोगों को रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट देना, ये बहुत आवश्यक है। और मैं अक्सर, अभी मैंने ई रिक्शा लाई तो मुझे बहुत खुशी हुई, और जब ये ई रिक्शा लाई तो सुप्रीम कोर्ट तक केसेस गई। मैंने कहा कोई भी कंपनी का कोई भी पार्ट यूज करो और ई रिक्शा बनाओ, तो बोले हमारा स्टैंडर्ड रजिस्टर है, हमारा पार्ट यूज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई में हम जीते। मैंने लगा, गांधी जी ने कहा था कि गरीब के लिए अगर कोई निर्णय करना होगा तो चाहे वो थोड़ा सा कानून अगर तोड़ना पड़ता है तो भी तोड़ो, पर करो, इसमें गरीब का कल्याण है। तो आज मुझे खुशी है कि 1 करोड़ लोगों को, आज जो साइकिल रिक्शा चलाते थे, आदमी आदमी को धोने का काम करता था, आज वो मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा चला रहा है, ई कार्ट चला रहा है। पूरी प्रथा बंद हो गई। अब मेरे घर पे हमारे से सब्जी आती खेती से, वो भी ई गाड़ी में आती है, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाती है। ये हेवी ट्रक ये लास्ट लेन में चलेंगे, बस लास्ट लेन में चलेंगी, और इसलिए आप लेन डिसिप्लिन के बारे में अभी मुंबई दिल्ली हाईवे पर हम मार्किंग भी कर रहे हैं कि एक लेन में वो जाए आखिरी लेन में। इससे हमारे देश के काफी एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं। कि मुझे याद है, मैं अपोजिशन लीडर था महाराष्ट्र में, तो हमारे मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे शिवाजीराव मोघे। तो मैंने नागपुर में आरटीओ ऑफिस में मैनेज करके उनके दोनों के नाम का लाइसेंस तैयार किया और विधानसभा में दिखाया कि उनके नाम का लाइसेंस मैंने बोगस करके लाया गया। वो बहुत ट्रांसपेरेंट थे आरटीओ, वो देखते भी नहीं थे, पैसे मिल गए कि ठप्पा मार दे। सही बात है। अब ये मैं पूछूंगा ना, अब यहाँ ड्राइवर बैठे, आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिला? पर अभी हमने उसमें काफी चीजें बदली, डिजिटलाइज किया है। अभी परमिट भी डिजिटल किया है, नेशनल परमिट। काफी बातों में सुधार आया है। पर जैसे कहा कि ये सब्जेक्ट जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, स्टेट की लिस्ट अलग, सेंट्रल की अलग, ये कॉन्करेंटली दोनों भी कानून बना सकते हैं। तो इसलिए इसमें सुधार करने में तकलीफ होती है।
आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि अभी स्पीड लिमिट का भी फाइल पर मैंने साइन की, जल्दी आपको 2-4 दिन में पता चल जाएगा। पर अभी हमने निश्चित रूप से इतने अच्छे रोड बनाए कि जहां आपको दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 48 आवर लगते थे ट्रक से, अब वो आप 20 आवर्स में हो जाएगा। और रोड पे एक्सिस कंट्रोल रोड है, तो कोई गियर बदल के इधर उधर देखने की जरूरत नहीं।